हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं विष्णु कुमार हरी और आप सभी का स्वागत है विष्णुज क्लासेस में। जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब कर लिया है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, और जो अब तक नहीं कर पाए हैं उनसे आग्रह है कि जल्द से जल्द कर लें ताकि आप कुछ छूट ना जाए। आज हम बात करेंगे हमारे पहले टॉपिक लाइंस एंड एंगल्स के बारे में, जिसमें कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे पॉइंट, लाइन, रे, लाइन सेगमेंट, एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एक्सियोम्स। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं पॉइंट के बारे में। पॉइंट होता क्या है? इट हैज़ नो साइज एंड शेप, जस्ट अ पोजिशन। एज वी कैन सी हियर वी हैव 3 पॉइंट्स, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। आइए पॉइंट के बारे में और अच्छे पॉइंट से है जानें। क्या? पॉइंट का असल में आप अगर देखो तो पॉइंट जो है कोई भी शेप नहीं है। पॉइंट का कोई साइज भी नहीं होता। अगर हम छोटा सा डॉट दे रहे हैं तो ये भी पॉइंट है, अगर कोई बड़ा सा डॉट दे रहे हैं तो ये भी एक पॉइंट है, अगर कोई इससे भी छोटा एक पॉइंट दे रहे हैं तो भी ये एक पॉइंट है। तो असल में पॉइंट का कोई भी शेप या साइज नहीं होता है, इट्स जस्ट अ पोजीशन। हम जहाँ पे भी एक पोजीशन पे दे दिए तो बस वो वहाँ उतना तक। पॉइंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं हम लोग, ना ही इस पॉइंट को मेज़र किया जा सकता है, ना ही इस वाले को, ना ही इस वाले को। किसी भी पॉइंट को मेज़र नहीं कर सकते हैं, नॉट इवन द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल। पॉइंट को मेज़र हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये था पॉइंट के बारे में। अब चलते हैं नेक्स्ट। लाइन, तो it is made up of many points together in a straight path. It has no start and end. It continuously grows. It cannot be measured. आइए इसके बारे में और विस्तार से जानते हैं। तो पॉइंट हो गए, अब है लाइन। लाइन क्या होता है? इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स टुगेदर इन अ स्ट्रेट पाथ। इसका मतलब तो आप समझ ही गए होंगे कि बहुत सारे पॉइंट्स को अगर हम एक ही पाथ में रखें, जैसे ये मैंने पॉइंट्स लिए हैं और इसे मैंने एक ही पाथ पे रखा है, तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे अगर आप थोड़ा इसे दूर करके देखो तो ये लग रहा है ना कि एक लाइन ड्रॉ हो गया यहाँ पे। तो बहुत सारे पॉइंट्स, जब एक ही कतार में ढेर सारे पॉइंट्स होते हैं, मैं इन्हें भी भर देता हूँ, तो आप अब इसे दूर करके देखते हैं तो अब देखो ये क्या लग रहा है कि एक लाइन खींचा हुआ है। तो लाइन एक्चुअली में क्या है कि इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी पॉइंट्स टुगेदर, एक साथ, इन अ स्ट्रेट पाथ। ढेर सारे लाइंस एक ही अगर पाथ में है तो उसे हम लाइन कहते हैं, ठीक है। अब इसके पास देखो अगर ध्यान से, तो ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। तो लाइन का दूसरा क्या है कि इट हैज़ नो स्टार्ट एंड एंड, ना ही इसका शुरुआत होता है ना ही इसका कोई अंत होता है। ये लेफ़्ट में भी बढ़ाया जा सकता है, राइट में भी बढ़ाया जा सकता है। इट कंटिन्यूसली ग्रोज, ये बढ़ते ही रहता है, क्योंकि इसमें आप ध्यान से अगर देखोगे तो जो लाइन होता है इस तरह का, उसमें यहाँ पे एरो बना होता है और यहाँ भी एरो बना होता है। एरो का क्या मतलब होता है कि इसे राइट में भी हम आगे बढ़ा सकते हैं और लेफ़्ट में भी आगे बढ़ा सकते हैं। इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसका क्या मतलब हुआ कि इसको हम मेज़र नहीं कर सकते, नाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को नापने के लिए, अगर मेरे पास एक लाइन है, अगर मुझे इसे नापना है तो मुझे 2 पॉइंट्स का पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक मैंने ए ले लिया और यहाँ पे बी ले लिया, तो इन 2 पॉइंट्स को हम नाप सकते हैं क्योंकि मेरे पास इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंड पॉइंट है। बट एक लाइन में ऐसा नहीं होता है, तो लाइन को हम लोग नाप नहीं सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट, it is a portion of a line. It has one end point. It can be extended from any one direction. इसका मतलब क्या हुआ कि यह लाइन का ही एक हिस्सा होता है, जस्ट इसके एक सिरे में अंत रहता है, बट दूसरी तरफ इसे एक्सटेंड कर सकते हैं। रे इसे क्या और होता है? विस्तार रूप से तो जानते इट हैं। इज़ अ पोर्शन ऑफ ए लाइन, मतलब क्या हुआ, एक लाइन है जिसका ये पोर्शन होता है। इट हैज़ वन एंड पॉइंट, जिसमें वन एंड पॉइंट, एंड पॉइंट का मतलब क्या होगा कि ये मान लो यहाँ पे मैंने इसका एक एंड पॉइंट ले लिया, ये वाला। इससे पहले जो है एंड पॉइंट, यानी कि ये हो गया ए, यानी इससे पीछे का जो है वो हमको
नहीं चाहिए। ए, एक एंड पॉइंट होता है यहाँ पे, एक देखिएगा आप कि एक पॉइंट बना होता है और दूसरे साइड जो है इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एनी वन डायरेक्शन। इट कैन बी एक्सटेंडेड फ्रॉम एनी वन डायरेक्शन, यानी कि एक तरफ अगर एंड है यानी इस साइड, दूसरे साइड हम इसे बढ़ा सकते हैं। अगर मेरा रे जो है दूसरी साइड से है यानी कि इधर एरो बना हुआ है और यहीं पे एंड पॉइंट है बना हुआ, तो हम यानी इसको इधर बढ़ा सकते हैं मगर इसके राइट साइड में नहीं बढ़ा सकते हैं। तो रे क्या हो गया? रे ऐसी रेखा या ऐसा लाइन जिसमें किसी भी एक साइड से हम उसे बड़ा कर सकते हैं, और ये भी लाइन का ही एक पोर्शन होता है। ठीक, अब अगला देखते हैं लाइन सेगमेंट। सेगमेंट इट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। क्या रहा है कि ये एक लाइन सेगमेंट जो है पोर्शन होता है लाइन का जिसके दो अंत होते हैं, जिसे आगे दोनों तरफ से नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसके बारे में और अच्छे से हम लोग देखते हैं। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट इज़ अ पोर्शन ऑफ अ लाइन दैट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लाइन सेगमेंट भी पोर्शन ऑफ अ लाइन है जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी एक इधर एक इधर। इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, यानी इसके पहले का मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ठीक, इधर भी इरेज कर दिया। तो लाइन सेगमेंट क्या है? ऐसा लाइन का वो पोर्शन होता है, मतलब छोटा सा एक टुकड़ा होता है जो लाइन से हम काट के बाहर निकाल लेते हैं, जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं कि उससे आगे नहीं जाना है, और उनके दो नाम दे दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरा लाइन सेगमेंट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया? जैसे हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने देखा एक लाइन जिसके दो साइड एरो होते हैं। इसको हम लोग स्मॉल लेटर एल से डिनोट कर सकते हैं। कोई किसी भी लाइन को हमेशा जनरली स्मॉल लेटर से ही डिनोट किया जाता है, कभी भी कैपिटल लेटर से डिनोट नहीं करना है। ठीक है, अब ये तो हो गया लाइन। दूसरा है एक रे जिसके वन एंड पॉइंट पे एक तरफ एंड पॉइंट होता है, यहाँ मान लो एंड पॉइंट है, और दूसरे साइड एरो, यानी कि दूसरे साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। ये हो गया लाइन एंड ये हो गया ये हो गया रे, एंड द थर्ड वन जिसके बोथ साइड्स में एंड पॉइंट्स होते हैं, इसको कहा जाता है लाइन सेगमेंट। ठीक, तो हम लोगों ने तीन चीज़ों को देखा, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। लाइन जैसे अगर यहाँ पे ए बी दिया हुआ है तो लाइन को जो हम ड्रॉ करते हैं तो वहाँ पे उसके सिरहाने पे हम लोग लिख देते हैं ए बी। तो ऊपर में अगर एरो है ए बी के ऊपर तो यानी उसका मतलब होता है कि ए बी जो है एक लाइन है। अगर ए बी के ऊपर एक सिंपल सी लाइन है यानी कि ये लाइन सेगमेंट है क्योंकि दोनों साइड एरो नहीं है। और तीसरा अगर हम लेते हैं ए बी और इसके साइड किसी भी एक साइड में एरो बना हुआ है और दूसरे साइड नहीं है, यानी कि ये जो है एक रे है जो एक साइड से एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है, चलो अंडरस्टैंडिंग एंगल्स। एंगल्स को समझने के लिए सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन को समझना होगा जो कि 180 डिग्री का होता है। वो जब शुरू होता है जिस तरफ से उसे 0 डिग्री कहते हैं और जिधर ख़त्म होता है उसे 180, और बीच में आता है 90। तो 90 डिग्री से अगर वो कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। अगर वो 90 डिग्री का होता है तो उसे कहते हैं राइट एंगल, और अगर वो 90 डिग्री से बड़ा और 180 से कम होता है तो उसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। अब स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल। स्ट्रेट एंगल तो आपको पता है एक सीधी रेखा,
रिफ्लेक्स हो गया जो 180 से ग्रेटर देन होता है और 360 से कम, एंड कंप्लीट एंगल हो गया जहाँ पे 360 डिग्री का होता है। अब आगे देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स किसे कहेंगे हम। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं जिसका सम 90 डिग्री के बराबर होता है। अगर आप ध्यान से इस इमेज को देखें तो यहाँ मान लीजिए मैंने 30 डिग्री लिया और वहीं दूसरा साइड है जो मुझे पता नहीं है, तो मैंने उसे x ले लिया। मैंने इसे एक नाम दे दिया A, B, C एंड द थर्ड वन D। यहाँ क्या हो रहा है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंगल्स कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 हमेशा 90 डिग्री के बराबर होगा। यानी कि अगर यहाँ पे पहला एंगल मेरे पास नहीं दिया हुआ है, दूसरा एंगल 30 है, इट मीन्स यहाँ पे पहला एंगल की जगह x, दूसरा एंगल की जगह 30 इक्वल्स टू 90। तो अगर आप सोचें तो 30 में हम क्या ऐड करें जो 90 हो जाएगा। गुड, 60 डिग्री। ठीक, यानी कि 30 में अगर हम 90 डिग्री ऐड करते हैं तो वो मेरा 60 डिग्री हो जाएगा। इस चीज़ को हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं ये तो पता ही होगा आपको। जैसे यहाँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 था, यानी कि x प्लस 30 इक्वल्स टू 90। कभी भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू न्यूमेरिकल्स के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं करता है, तो हम क्या करेंगे, उसे दूसरी साइड ले जाएंगे। दूसरी साइड चेंज करने का मतलब क्या होता है, उसका साइन चेंज होना। साइन चेंज कैसे होगा, तो x पहले से जो है उसे लिखेंगे, फिर जो इक्वल्स टू 90 है उसे लिख दीजिए, देन पीछे से 30 आ रहा है, प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में। इट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया, 90 माइनस 30, गुड, 60 डिग्री। तो ये क्या है, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। वहीं पे अगर हम सप्लीमेंट्री की बात करते हैं तो सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। सप्लीमेंट्री क्या कहता है, सप्लीमेंट्री कहता है कि दो एंगल्स का सम जो है वो हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। यहाँ पे मैंने ले लिया 60 डिग्री, हमको x फाइंड करना है। तो सप्लीमेंट्री क्या कहता है, सप्लीमेंट्री एंगल्स ये कहता है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज ऑलवेज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो अगर एक एंगल दिया हुआ है तो मतलब दूसरा एंगल मेरा क्या होगा, तो लेट द एंगल 1 बी x एंड द अदर वन 60 डिग्री इक्वल्स टू 180। सेम प्रोसेस हम फॉलो करते हैं इसके लिए भी। तो अगर x प्लस 60 180, ये तो अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज़ और न्यूमेरिकल्स है, ऐड होगा नहीं, तो इसको हमको दूसरे साइड करना होगा। जब साइड चेंज होता है तो यानी कि उसका साइन जो है वो भी चेंज होगा। इट मीन्स x इक्वल्स टू 180 माइनस 60 डिग्री। इट मीन्स x का वैल्यू कितना हो गया, 120 डिग्री। गुड, क्लियर। तो सप्लीमेंट्री वो हो गए जिन दो एंगल्स का सम 90 निकलेगा, और सप्लीमेंट्री एंगल्स वो हो गए जिन दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा। हम लोगों ने देखा ही होगा, बुक में एक सवाल हुआ करता है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ एंगल
एक एंगल दिया रहेगा 40 डिग्री एंड कहेगा कि आपको इसका कॉम्प्लीमेंट ढूंढना है। कॉम्प्लीमेंट ढूंढने का मतलब क्या हुआ कि अगर 40 डिग्री एक एंगल दिया हुआ है तो दूसरा कितना होगा जो 90 डिग्री हो जाएगा दोनों को जोड़ने के बाद। एंगल कुछ एंगल है जो होना चाहिए, इन दो को जोड़ने से मेरा कितना होना चाहिए 90, तो 40 है, क्या ऐड करेंगे जो मेरा 90 हो जाएगा तो 50, यानी कि मेरा कॉम्प्लीमेंट्री डिग्री क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हो गया मेरा 50 डिग्री। वहीं पे अगर कहा जाए कि सप्लीमेंट्री एंगल ढूंढना है, मेरे पास एक एंगल दिया हुआ है 80 डिग्री, एक एंगल दिया हुआ है, हमको इसका क्या ढूंढना है सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब हो गया कि दो एंगल्स को ऐड करने के बाद कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर एक एंगल 80 है इट मीन्स कितना मेरा छूट गया है, किसको ऐड करने से मेरा 180 होगा, बिल्कुल, तो यानी कि जो मेरा ऐड करने का है वो है 100 डिग्री। 100 डिग्री को ऐड करेंगे अगर 80 के साथ यानी कि मेरा 180 डिग्री आ जाएगा, तो ये है मेरा सप्लीमेंट्री एंगल। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री। अब चलते हैं नेक्स्ट। स्टेटमेंट्स दैट आर ट्रू डोंट नीड टू बी प्रूवन, ये होते हैं एक्सियोम्स। पहला है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, alternate interior angles, corresponding angles, sum of the interior angles are 180 डिग्री। इसके बारे में और विस्तार से हम एक्सियोम के वीडियो में बारे में देखते मैंने हैं। कहा है कि वो स्टेटमेंट्स जिसे साबित करने की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें एक्सियोम्स कहते हैं, जो ऑलरेडी जो स्टेटमेंट ट्रू रहते हैं उनको। तो पहला क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स किसे कहेंगे, जैसे कि मेरे पास एक लाइन है एंड देन सेकेंड ये लाइन, तो वर्टिकली अपोजिट मतलब हो गया कि अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स का जो ऊपरी सिरा में जो एंगल बना है ये वाला, ये बिल्कुल बराबर है इससे, नीचे वाले से, तो ऊपर का एंगल नीचे वाले से बराबर है, ठीक है। जिस तरह ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, अपोजिट, उसी तरह अब दूसरा हम देखते हैं इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल जो इधर वाले के बराबर है, ये दोनों यहाँ पे विपरीत है। यानी कि कोई भी एक डायग्राम जहाँ पे अगर एक्स फॉर्म हो रहा है, अगर मान लीजिए मेरे पास इस तरह का कोई एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज में यहाँ पे एक्स फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे जो भी एंगल होगा वो यहाँ के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है एक्स। तो फिगर कैसा भी रहे, बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड फिगर भी रहता है, बट हमको उसमें से फिगर्स को अलग अलग करके ध्यान से देखना होगा कि कौन से फिगर अलग हैं, कौन से क्या हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, ये हो गई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, जहाँ पे मान लीजिए अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये एंगल 4 है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। क्यों बराबर है, तो हमको वहाँ पे ब्रैकेट में रीजन देना होगा कि वर्टिकली एंगल्स अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो यहाँ पे लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ये हो गया शॉर्ट फॉर्म VERT.OPP.N एंगल्स, ठीक है, यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स 1 और 2। सेम वे में हम इसको भी लिख सकते हैं कि एंगल 3 जो है एंगल 4 के बराबर है। रीज़न क्या होगा, सेम ये वाली कि एंगल 3 और 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। क्लियर। अब चलते हैं दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में हमको क्या ध्यान में रखना है कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हमेशा दो पैरेलल लाइंस में होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे स्ट्रेट रूलर ले लिया है, अब एक लाइन यहाँ है मेरे पास एंड देन सेकेंड वाला लाइन यहाँ है। ये दोनों लाइंस जो हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है।
अब ये दो पैरेलल लाइंस के बीचों बीच एक ट्रांसवर्सल लाइन गुजरा। ट्रांसवर्सल लाइन गुजरा तो यहाँ पे अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे एक जेड फॉर्म हो रहा है। जेड कैसे, ये देखिए यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ एंड देन यहाँ, ये जो जेड फॉर्म हो रहा है, तो जेड का जो इधर का एंगल बनेगा वही एंगल सेम इसके बराबर होगा। ठीक है। दूसरा जेड, अब ध्यान से देखो, इसको दूसरे कलर से लेता हूँ मैं, यहाँ से यहाँ देन नीचे की ओर फिर इधर, ये अलग एक जेड बन रहा है। यहाँ पे जो इधर का अंदर का एंगल होगा वही एंगल इधर का होगा। तो अगर हम इसको नेम दे दें, नेमिंग कर देते हैं एंगल 1 2 3 एंड 4, इसका क्या मतलब हुआ कि एंगल 1 जो है एंगल 4 के बराबर है। क्यों है, तो यहाँ पे लिखेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वजह से, क्योंकि ये दोनों एक जेड का इमेज फॉर्म कर रहे हैं और जेड का इंटीरियर एंगल, अंदर वाला जो एंगल होता है ये वाला, इसके बराबर है। ठीक। सेम वे में उसी तरह हम लेंगे कि एंगल क्या है, एंगल 3, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2। कैसे, रीज़न क्या होगा, सेम अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ भी जेड फॉर्म हो रहा है, तो ये था मेरा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स का रीज़न। तो इससे ये एंगल क्लियर हो गया। अब है तीसरा जो है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अगेन करस्पॉन्डिंग एंगल्स के लिए हमको दो पैरेलल लाइंस लेने होंगे, बिना पैरेलल लाइंस के ये नहीं बनेंगे। तो हम क्या करते हैं, स्ट्रेट रूलर ले लेते हैं, इसमें एक ब्लैक कलर ले लेते हैं, एक पैरेलल लाइन यहाँ दे दिए एंड देन दूसरा यहाँ। ये दोनों लाइन जो हैं एक दूसरे के इक्वल है। इससे एक ट्रांसवर्सल गुजर गया। अब दो पैरेलल लाइंस से जो ट्रांसवर्सल गुजरा, तो आप अगर ध्यान से देखो तो ये जो एंगल है सेम एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है ना। इमेज अगर ध्यान से देखो तो इस तरह का फॉर्म हुआ है दोनों एंगल, तो दोनों बराबर हुए। तो इसी एंगल्स को अगर यहाँ पे 1 है एंड यहाँ 2 है अगर, तो हम कह सकते हैं कि एंगल 1 जो है एंगल 2 के बराबर है। रीज़न क्या देंगे, रीज़न हो जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। जिस तरह 1 एंड 2 फॉर्म हो रहा है, सेम वे में अगर ध्यान से देखें दूसरा एंगल भी फॉर्म हो रहा है इस तरह का, जो यहाँ पे और यहाँ पे है। तीसरा एंगल नीचे में फॉर्म हो रहा है इस तरह का, है ना, जो यहाँ पे है। तो ये सारी चीज़ें हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स में जो दो पैरेलल लाइंस पे बनती हैं। अब हम इसको ज़रा और क्लियर से समझते हैं। जैसे मैंने एक पैरेलल लाइंस, ये ट्रांसवर्सल, यहाँ पे मैंने एंगल्स के नाम दे देते हैं इसको। ये हो गया एंगल 1, ये हो गया एंगल 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक, मेरे पास 8 एंगल्स हैं। अब यहाँ पे मैं देता हूँ क्वेश्चन कि एंगल 1 जो है वो एंगल
3 के बराबर है, और दूसरी तरफ एंगल 2 जो है एंगल 6 के बराबर है। एंगल 3 जो है एंगल 5 के बराबर है। यहाँ पे जिन 3 एक्सियोम्स की बात मैं कर रहा हूँ वो तीनों आ गए हैं। पहला है 1 3 के बराबर है। 1 3 के बराबर है, रीज़न क्या होगा? 1 और 3 अगर आप देखें, 1 यहाँ पे है, 3 यहाँ, यानी कि दोनों जो है x का फॉर्म कर रहे हैं, यानी कि इसका रीज़न क्या होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक, दूसरा 2 और 6 इक्वल्स है। 2 कहाँ पे है? ये रहा, उसके दूसरे कलर से करते हैं। 2 यहाँ है, 6 यहाँ है। 2 6 क्यों इक्वल है? इसका रीज़न हम देख सकते हैं, इसका जो एंगल है इस तरह का बना हुआ, ये है करस्पॉन्डिंग वाला, यानी यहाँ पे लिख सकते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। वहीं पे 3 और 5 का क्या रिलेशन है? 3 और 5 कह रहा है 3 5, कहाँ पे है 3? ये रहा 3 और ये रहा 5। तो 3 और 5 के बीच में देखो तो आप इस तरह का जेड फॉर्म हो रहा है, यानी कि वो क्या होगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ये तीनों एक्सियोम्स जो है क्लियर हो गए। अब लास्ट आता है कि इंटीरियर एंगल्स आर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। इट मीन्स अगर मेरे पास 2 पैरेलल लाइंस हैं और उस पर एक ट्रांसवर्सल है, तो जो उसका एंगल है इंटीरियर, यानी इंटीरियर मतलब ये अगर मेरा ये ए वाला एक साइड है, तो इंटीरियर मतलब इधर का ये अंदर का, इधर का ये वाली, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। अगर ऊपर वाली को हम लेते हैं 60 डिग्री, तो नीचे भी है, हमको 60 में क्या ऐड करेंगे जो 180 हो जाएगा वो निकालना होगा। तो जैसे ये एंगल है मेरा, यहाँ पे ये 60 है, यहाँ क्या हम ऐड करें जो 180 हो जाएगा? तो हम इसको 180 में से 60 माइनस करके देखेंगे तो 120, यानी 120 जो डिग्री है वो मेरा नीचे का निकलेगा। सेम वे में उसी तरीके से अगर इधर भी वही चीज़ है ना, तो इधर का भी तो ये इंटीरियर हुआ, तो इंटीरियर एंगल्स, इसको दूसरे कलर से लेते हैं, ये दोनों का जो सम होगा, इन दोनों का सम भी 180 के बराबर ही होएगा। अब यहाँ अगर 60 है, यानी कि ये वाला मेरा कितना निकलेगा? 120। अगर ऊपर वाला 120 है तो यानी कि नीचे वाला कितना निकलेगा? ये जो है 120 दिया हो तो नीचे वाला कितना होगा? यानी जोड़ के 180 होना चाहिए। तो 120 दिया हुआ है ऑलरेडी, तो इसमें क्या ऐड करेंगे जो 180 हो जाएगा? जाहिर सी बात है 60 डिग्री। ये चारों, तो यही 4 हैं मेरे एक्सियोम्स। पहला कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, दूसरा कहता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तीसरा कहता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, और चौथा कहता है कि इंटीरियर द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल्स टू 180 डिग्री। बस। मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आप सभी का एक बार